रैम वॉक पर गरीब दर्जी जेठानी और अमीर डिजाइनर देवरानी की ड्रेस। ऋतु और पूजा दोनों पक्की सहेलियां हैं। दोनों बचपन से ही एक साथ पली बड़ी हैं और एक साथ ही दोनों स्कूल भी जाती हैं। पूजा के पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं और वो काफी अमीर भी हैं, लेकिन एक्सीडेंट में ऋतु के पिता की मौत हो जाने की वजह से ऋतु हमेशा गरीबी में रही है। उसकी माँ जैसे तैसे मजदूरी करके उसका पेट पाल रही थी। ऋतु की स्कूल फीस का खर्चा भी पूजा के पिता ही उठाते हैं। आज दोनों सहेलियां एक साथ स्कूल से वापस आ रही होती हैं कि तभी रास्ते में यार, मेरी मम्मी तो मुझसे बहुत टाइम से बोल रही है कि सिलाई सीख ले, सिलाई सीख ले। यार क्या करूँ, सोच रही हूँ सीख ही लेती हूँ। यार मेरा मन भी नहीं लगता घर में, और मेरा भी मन कर रहा है कि सिलाई सीख लूँ मैं भी। अगर तू चलेगी तो मैं भी चलती हूँ तेरे साथ सीखने। ठीक है यार, तो फिर चलते हैं। वो हमारे पड़ोस वाली आंटी है ना, उन्हीं के पास चलेंगे। वो बहुत अच्छी सिलाई सिखाती है और घर के पास भी है। हाँ यार डन। घर चलकर खाना पीना खाकर फिर मिलते हैं नुक्कड़ पर, वहीं से साथ चलेंगे। दोनों सहेलियां ऐसा कहकर जल्दी जल्दी पहले अपने घर जाती हैं, फिर घर से खाना खाकर बाहर एक चौराहे के पास मिलती हैं और एक साथ अपने घर के बाहर गांव में कमला सिलाई केंद्र वाली आंटी के पास जाती है और उनके यहाँ जाकर नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, हम दोनों सिलाई सीखना चाहते हैं, क्या आप हमें सिखा देंगी? बेस्ट फ्रेंड्स हो ना दोनों? हाँ बिल्कुल सिखा दूंगी, दोनों को ही सिखा दूंगी। आप दोनों कल से शाम को 5 बजे मेरे पास आ जाना। ठीक है आंटी जी, हम लोग कल से टाइम पर आ जाएंगे। दोनों सहेलियां अपनी सिलाई सीखने की बात करके अपने घर लौट रही होती हैं और रास्ते में यार मुझे तो सिलाई में प्रॉपर ब्लाउज बनाना और सूट बनाना सीखना है। सोच रही हूँ कि माँ इतनी मेहनत करती है, अगर मैं सूट और ब्लाउज सीख गई तो पड़ोस का काम करके थोड़ी सी उनकी मदद कर दिया करूँगी। यार मेरे साथ ऐसा कोई टेंशन नहीं है, मुझे तो प्रॉपर डिजाइनर बनना है। मैं तो एक बहुत बड़ी डिजाइनर बनना चाहती हूँ ताकि पूरी दुनिया में मेरा नाम हो और लोग मुझे पूजा डिजाइनर के नाम से पहचाने। अरे बाबा, मैडम के सपने तो देखो कितने बड़े बड़े हैं। अगर तू डिजाइनर बन जाएगी तो फिर हम सिलाई वालों को कौन पूछेगा? अरे मेरी जान, तू भी डिजाइनर बन जा, हम दोनों एक साथ डिजाइनर बनेंगे। दोनों सहेलियां हंसी ठिठोली करते हुए अपने अपने घर चली जाती हैं और अगले दिन से वो स्कूल से आकर सबसे पहले स्कूल का होमवर्क करती हैं। उसके बाद सिलाई सीखने के लिए कमला सिलाई केंद्र जाती है। दोनों रोजाना 3 महीने तक लगातार सिलाई सीखने के लिए जाती हैं और 3 महीने की लगातार मेहनत के बाद दोनों सहेलियां अब बहुत अच्छी सिलाई करने लगी हैं। कमला जी के सिलाई केंद्र में अब वे सबसे आगे हैं। कमला जी रोज उनकी तारीफ करती हैं। एक दिन क्लास के दौरान, अरे वाह ऋतु बेटा, देखो तो ये ब्लाउज कितना परफेक्ट बनाया है तुमने। फिटिंग बिल्कुल सटीक, नेकलाइन पर वो छोटा सा फ्यूजन डिजाइन, वाह। और ये सूट, बलून स्टाइल स्लीव और बॉटम में वो फ्लेयर, तुम तो कमाल का काम कर रही हो। सूट और ब्लाउज में फ्यूजन करने में तुम्हारी एक्सपर्टीज है। थैंक यू आंटी जी, बस मैं बहुत अच्छे से सिलाई सीखकर खुद का बुटीक खोलना चाहती हूँ ताकि माँ की मदद कर पाऊँ। वेरी गुड। और पूजा तुम? बेटा तुम्हारी क्रिएटिविटी तो अलग लेवल की है। ये ड्रेस देखो, वेस्टर्न इंडियन फ्यूजन, ऑफ शोल्डर टॉप विद एम्ब्रॉयडरी और नीचे फ्लोइंग स्कर्ट। जब से लड़की मेरे पास सिलाई सीखने के लिए आई थी तभी से इसे अलग अलग स्टाइल में इंटरेस्ट था और इसके बनाए हुए ये गाउन, फ्रॉक, इंडो वेस्टर्न इसके शौक को पैशन बना रहे हैं। गर्ल्स, तुम लोगों को ऋतु और पूजा से कुछ सीखना चाहिए कि कैसे अपनी कला का सम्मान करते हैं। हाँ आंटी जी, मुझे तो बड़े बड़े डिजाइनर के साथ काम करके एक बड़ा डिजाइनर बनना है। विश की रैंप पर मेरी ड्रेसेस चले, पूरी दुनिया मेरी डिजाइन की हुई ड्रेस को देखे। ये सूट ब्लाउज से ज्यादा मुझे नए नए आउटफिट क्रिएट करने का मजा आता है। वेरी गुड। मेरे पास तुम दोनों के लिए बहुत अमेजिंग ऑफर है। सुनो दोनों, तुम दोनों मेरे इंस्टीट्यूट की बेस्ट स्टूडेंट हो। शहर में एक बड़ी फैशन एग्जीबिशन होने वाली है, क्राफ्ट एंड क्रिएशन एग्जीबिशन। वहाँ लोकल टेलर्स और युवा डिजाइनर्स अपनी क्रिएटेड ड्रेसेस शोकेस करते हैं। सूट, ब्लाउज, साड़ी, लहंगे, सब कुछ? क्या यहाँ पर हम इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस भी दिखा सकते हैं? हाँ बेटा, और मैं इस एग्जीबिशन में पूरे इंस्टीट्यूट से सिर्फ तुम दोनों को लेकर जाऊंगी क्योंकि तुम मेरी बेस्ट टेलर और बेस्ट डिजाइनर हो। तो अगले हफ्ते दोनों तैयार रहना। जी आंटी जी, हम तैयार हैं। दोनों सहेलियां मिलकर एग्जीबिशन की तैयारी करती हैं और कुछ दिनों बाद एग्जीबिशन का दिन आता है। कमला जी दोनों को लेकर शहर पहुंचती हैं। दोनों ने अपनी अपनी स्पेशल ड्रेसेस बनाई हैं। ऋतु ने फ्यूजन सूट और ब्लाउज में बैकलेस स्टाइल विथ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी, सूट में बलून स्लीव्स और फ्लेयर, और वहीं पूजा ने मॉडर्न इंडो वेस्टर्न गाउन और एक ऑफ बीट साड़ी स्टाइल ड्रेस बनाई है। स्टॉल पर उनकी ड्रेसेस लगी हुई हैं। जज और विजिटर्स सब तारीफ कर रहे हैं। वाह, ये फ्यूजन कितना खूबसूरत है, ट्रेडिशनल सूट में मॉडर्न टच, और ये ब्लाउज
आजकल की मॉडल के लिए एकदम परफेक्ट है। एंड ये क्रिएटिविटी कमाल की है। ट्रेडिशनल ड्रेस को पूरी तरह नया लुक दिया गया है, लेकिन भारतीय एसेंस बरकरार रखते हुए। वाकई ये बच्चे कमाल के डिजाइनर बन सकते हैं। एग्जीबिशन में कंपटीशन बहुत था, लेकिन कमला जी के स्टूडेंट रितु और पूजा की ड्रेसेस सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। उनका स्टॉल बेस्ट क्रिएटिव और बेस्ट टेलरिंग का अवार्ड जीतता है। देखा, तुम दोनों ने कमाल कर दिया। उसी समय अचानक एक बड़ी फैशन डिजाइनर जो वहाँ गेस्ट जज हैं, वो कहती हैं, गर्ल्स, तुम्हारी क्रिएटिविटी देखकर लग रहा है कि तुम में बहुत पोटेंशियल है। मैं तुम्हें मेरे इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हूँ, फुल कोर्स फ्री में, और आगे ट्रेनिंग विद स्पेशल मेंबरशिप और स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी जो कोर्स 10 लाख रुपए का था, तुम दोनों 5 लाख रुपए की फीस में कर सकती हो। रीता मैम की बात सुनकर दोनों सहेलियां खुशी से झूम उठती हैं। उनका सपना अब हकीकत बन रहा है। एग्जीबिशन खत्म होने के बाद दोनों लड़कियां एक छोटी वैन में कमला जी के साथ गांव लौटती हैं। बाहर बारिश हो रही है और अंदर, पूजा, तेरे पापा तो मान जाएंगे ना? तेरे घर में तो सब सेट है। पापा अमीर है, बिजनेस है, 5 लाख रुपए उनके लिए बड़ी बात नहीं। हाँ यार, मैंने अभी फोन किया था। पापा बोले, बेटा ये तुम्हारा सपना है, बैंगलोर जाओ, पॉल एकेडमी में पढ़ो, नाम रोशन करो, पैसे का इंतजाम मैं कर लूँगा। तू भी बोलना अपनी मम्मी से। कैसे बोलूँ यार, मेरे घर में तो सिर्फ मम्मी है, पापा नहीं है। मम्मी रोज सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक झाड़ू पोछा बर्तन मांजना दूसरों के घरों में काम करती है। जो 4-5 हजार महीना आता है, उसी से हमारा गुजारा चलता है। 5 लाख तो हमारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। मैं नहीं जा पाऊंगी। नहीं रितु, हम दोनों साथ जाएंगी। मैं तेरी मम्मी से बात करूंगी। कोई लोन, कोई मदद, कुछ तो रास्ता निकलेगा। गांव पहुंचकर दोनों अपने अपने घर जाती हैं। पूजा अपने पिता कुलदीप जी के पास जाती है। उनके कमरे में ब्रोशर और ऑफर लेटर फैले हैं। पापा देखिए, पर्ल एकेडमी, बैंगलोर, इनका बेस्ट कोर्स है, बीडीएस इन फैशन डिजाइन। कुल फीस 4 लाख की लगभग 10 लाख है, लेकिन स्कॉलरशिप में 5 लाख की छूट मिली है। बाकी 5 लाख रुपए हमें हॉस्टल, किताबें, मटेरियल सब मिलाकर हमें देने होंगे। मुझे यहाँ जाना है पापा, प्लीज, ये मेरा सपना है। बेटा, मैंने तेरी मेहनत देखी है। एग्जीबिशन में अवार्ड, तारीफ, ये सब तेरी क्रिएटिविटी का नतीजा है। तो पैसे की चिंता मत कर बेटा, और बेंगलोर जाकर दुनिया को दिखा कि पूजा डिजाइनर कौन है। थैंक यू पापा, आप सबसे बेस्ट हो। मैं पैकिंग शुरू करती हूँ। पूजा को परमिशन मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रितु के छोटे से घर में उसकी माँ शांति देवी थकी हुई बैठी हैं। रितु चुपके से एग्जीबिशन का रिवॉर्ड 5,000 रुपए का चेक माँ को देती है, लेकिन पूरी स्कॉलरशिप वाली बात छुपा लेती है। माँ देखो ना, एग्जीबिशन में अवार्ड मिला, 5,000 रुपए का चेक आया है। अरे वाह मेरी बेटी, कितनी अच्छी बन गई है तू। इतने पैसे तुझे इनाम में मिले हैं, यह तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बता क्या हुआ, तू परेशान लग रही है। अरे नहीं माँ, ये पैसे रख लो, आपकी दवा के लिए काम आएंगे। रितु उस रात अपने घर में एक छोटे से कमरे में पुरानी चारपाई पर लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसी रात शांति देवी को रात में तेज दमा का अटैक आया। उनकी सांस फूल रही थी, सीने में दर्द हो रहा था। रितु ने मदद मांगी तो पड़ोसी मदद करके अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करने के बाद उन्हें काम करने की मनाही कर देते हैं। जिसके बाद, नहीं माँ, अब मुझे कुछ करना होगा। मेरे पास स्किल्स है, सिलाई सीखी है, फ्यूजन डिजाइन, ब्लाउज, सूट बनाने की कला। बैंगलोर का सपना टूट गया तो क्या, लेकिन टेलर तो बन ही सकती हूँ। गाँव में ही शुरुआत करूंगी। अगले दिन अपने मन में ये सोचकर रितु सुबह सुबह कमला जी के सिलाई केंद्र पर पहुंचती है। उसकी आंखें लाल हैं, आवाज कांप रही है। कमला जी चाय पी रही हैं और रितु को देखकर चिंतित हो जाती हैं। आंटी जी, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, दमा का तेज अटैक आया है। डॉक्टर बोले अब काम नहीं कर सकती। मुझे स्कॉलरशिप मिली थी बैंगलोर के पर्ल एकेडमी में, फैशन डिजाइन कोर्स करना था मुझे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या मैं गांव में ही सिलाई का छोटा बिजनेस शुरू कर सकती हूँ घर चलाने के लिए? अरे बेटा, तू गांव में ही कपड़े सिलना शुरू कर। तू बस मेहनत कर, देखना नाम हो जाएगा तेरा। थैंक यू आंटी जी, मैं कोशिश करूंगी। रितु घर लौटकर पुरानी सिलाई मशीन निकालती है, थोड़े कपड़े धागे जुटाती है। कमला जी की मदद से पहले 2-3 पड़ोस की औरतें आती हैं ब्लाउज सिलवाने के लिए, और धीरे धीरे गांव में बात फैलती है। लड़कियां पुरानी साड़ियों से स्टाइलिश लहंगे, सूट, इंडो वेस्टर्न टॉप्स बनवाती हैं। ऑर्डर बढ़ते जाते हैं, पैसे आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ 10 साल की मेहनत के बाद पूजा भी एक मशहूर फैशन डिजाइनर बन जाती है। और 10 साल बाद पूजा बेंगलोर में पर्ल एकेडमी में BDS इन फैशन डिजाइन पूरा करके
अब एक बड़े फैशन हाउस में जूनियर डिजाइनर के रूप में काम कर रही है। वो स्टूडियो में नए नए आउटफिट्स, इंडो वेस्टर्न फ्यूजन, मॉडर्न गाउन, एम्ब्रॉयडरी विथ वेस्टर्न कट्स डिजाइन कर रही है। सब कुछ बहुत स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लग रहा है। आज वो एक मैनिक्विन पर अपने लेटेस्ट क्रिएशन ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप विद क्लोथिंग स्कर्ट और एम्ब्रॉयडरी लगा रही है। उसके कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीनियर डिजाइनर्स देख रहे हैं। वाह पूजा, तुमने इंडियन एसेंस को वेस्टर्न टच के साथ इतना परफेक्ट मिक्स किया है। यू विल प्रूव योर नेम इन द फैशन इंडस्ट्री। यू आर ए गेम चेंजर। ये लड़की क्रिएटिविटी इंडस्ट्री को बदलेगी। हाँ पूजा, तुम्हारी ये कलेक्शन फ्यूचर में बड़ा बैक थ्रू साबित होगी। हम तुम्हें अगले बड़े फैशन शो के लिए कंसीडर कर रहे हैं। थैंक यू सर, मैम। ये मेरे बचपन के सपने का हिस्सा है। मैं और मेहनत करूंगी। पूजा की तारीफ सुनकर उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। शहर में एक बहुत बड़ा फैशन शो और कैटवॉक इवेंट होने वाला है, इंडिया फ्यूजन फैशन वीक, और ऑर्गेनाइजर खुद पूजा के पास आता है। पूजा, तुम्हारी डिजाइन देखकर लगा कि तुम्हें ही हमें हायर करना है। हमारे शो के लिए 20-25 पीस की कलेक्शन डिजाइन करो। रैंप वॉक के लिए थीम है ट्रेडिशन मीट्स मॉडर्न। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी स्टाइल परफेक्ट फिट बैठेगी। जी सर, मैं तैयार हूँ। ये मेरा बड़ा ब्रेक होगा। पूजा डिजाइनिंग शुरू करती है। मीटिंग में वो विपुल से मिलती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मीटिंग्स, लंच, लेट नाइट डिस्कशन पर उनका प्यार पनपता है। और रैंप वॉक वाले दिन, पूजा, तुम्हारी क्रिएटिविटी देखकर लगता है कि तुम दुनिया जीत लोगी। विपुल, तुम भी तो इस इंडस्ट्री के टॉप कैंडिडेट्स में हो। हम साथ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्या हम शादी कर सकते हैं? हाँ पूजा, मैं ये कब से कहना चाहता था। मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। उस रैंप वॉक में पूजा की बनाई हुई ड्रेस के दम पर विपुल जीत जाता है और उसे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। जिसके बाद विपुल घर आकर अपनी माँ से बात करता है। माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। हम साथ में फैशन इंडस्ट्री में हैं। मुझे उससे शादी करनी है माँ। लेकिन बेटा, अभी तेरा बड़ा भाई तो शादी के लिए राजी नहीं है। पहले छोटी की शादी होगी तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप पहले विपुल की शादी कर दो। मेरी वजह से वो क्यों बैठा रहे? ठीक है, फिर जैसा तुम लोग कहो। बेटा, तू पूजा को हाँ कर दे। हेमलता जी की परमिशन मिलते ही विभोर उन्हें गले से लगा लेता है और पूजा को ये खबर बताता है। इसके बाद कुछ ही दिनों में पूजा और विपुल की शादी कर दी जाती है और पूजा उनके घर की बहू बनकर आ जाती है। एक तरफ पूजा की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था कि वहीं दूसरी तरफ रितु भी अब केवल एक दर्जी नहीं थी, बल्कि वो भी बाकी लोगों को सिलाई सिखाने लगी थी और अपने गांव में सिलाई टीचर बन गई थी। विपुल का बड़ा भाई विभोर भी फैशन इंडस्ट्री में था, लेकिन वो विपुल की तरफ फैशन डिजाइनिंग की जगह NGO बेस्ड वर्क करता था, जहां वो बड़े बड़े स्कूल्स, अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के कपड़े सिलने के ठेके लेता था। विपुल और पूजा की शादी के बाद विभोर को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में रितु के गांव जाना पड़ा, जहां उसे स्कूल का एक ठेका मिला। मुझे 5000 स्कूल ड्रेस सिलवानी है, वो भी एक हफ्ते में। पता नहीं ये सब कैसे होगा। क्या मेरी मैनेजिंग टीम ये भी मैनेज नहीं कर सकती? सर, कोई भी डिजाइनर स्कूल ड्रेस सिलना ही नहीं चाहता और हमारे पास केवल बड़े बड़े डिजाइनर ही मौजूद हैं। तो क्या कोई भी नहीं है जो मुझे ये ऑर्डर पूरा करने में हेल्प कर सके? विभोर बहुत ज्यादा परेशान था। उसी समय वहां पर गांव का ही एक बच्चा वहां उन लोगों के लिए चाय लेकर आता है और उस समय विभोर और मैनेजर की बातें सुन लेता है। तभी वो बीच में टोकते हुए कहता है, अरे हमारी रितु दीदी है ना, वो सब हैंडल कर लेती हैं। वो बच्चों को सिलाई भी सिखाती हैं और इतने सुंदर कपड़े भी बनाती हैं। कौन है ये रितु दीदी? और बुलाकर तो लाओ उन्हें। मैनेजर, जाओ उनके पास और उनसे पूछो कि क्या वो ये ऑर्डर पूरा कर सकती हैं। मैनेजर विभोर के कहने पर रितु के घर जाता है और रितु से ऑर्डर को पूरा करने की बात कहता है। रितु उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है और एक हफ्ते की दिन रात मेहनत के बाद रितु और उसके यहाँ पर सिलाई सिखाने वाली लड़कियां मिलकर पूरी 5000 स्कूल ड्रेस का ऑर्डर पूरा कर देती हैं। जिसके बाद, अरे वाह रितु, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये ऑर्डर पूरा भी हो पाएगा या नहीं, लेकिन तुमने अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से इस ऑर्डर को फाइनली पूरा कर दिया। आई अप्रिशिएट योर वर्क रितु। थैंक यू सो मच सर। हमें भी ये काम करके बहुत मजा आया और काफी कुछ सीखने को मिला। लेकिन रितु, मैं तुमसे और कुछ भी मांगना चाहता हूँ। सर बताइए, आपको कोई और काम भी है क्या जो हम कर सकते हैं? देखो रितु, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने में विश्वास रखता हूँ और इतने दिनों में हमने जितनी भी बात की है, मैं तुम्हें शायद बहुत अच्छे से जान गया हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन हमारी शादी कैसे हो सकती है? आप तो इतने अमीर हैं और मैं इतनी गरीब, एक सिलाई वाली हूँ मैं। अमीर और गरीब कोई नहीं होता, सब अपने मन का भ्रम है। तुम बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? दरअसल रितु ने जिस समय विभोर का प्रोजेक्ट पूरा किया था, उसे भी विभोर पसंद आने लगा था और रितु विभोर को चाहने लगी थी। इसीलिए विभोर के पूछने पर रितु ने तुरंत हाँ कर दी और गांव वालों की मर्जी से दोनों ने मंदिर में शादी कर ली।
और विभोर रितु को शादी करके अपने घर ले आया। और घर लाने के बाद गृह प्रवेश के समय अरे जल्दी से गृह प्रवेश की तैयारी करो, मेरा विभोर आने वाला होगा अपनी बहू को लेकर। आखिरकार मेरे बेटे ने शादी के लिए हाँ कर ही दी। हेमलता जी रितु और विभोर के गृह प्रवेश की तैयारियां करती है। और जब रितु और विभोर दरवाजे पर खड़े होते हैं तभी पूजा रितु को अपनी जेठानी के रूप में देखकर हैरान हो जाती है और हेमलता जी से कहती है, अरे मम्मी जी, ये तो मेरी बचपन की सहेली है रितु। ये तो बहुत गरीब थी, तो क्या जेठ जी एक गरीब लड़की को हमारे घर की बहू बना कर ले आए हैं? बेटा, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, सब कुछ मन का भ्रम है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आखिरकार मेरे विभोर ने भी किसी को पसंद तो किया और उसकी शादी हो गई। तुम अपनी जेठानी का गृह प्रवेश करो। बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है। अब रितु और पूजा सहेली नहीं, देवरानी जेठानी थीं। दोनों ही फैशन इंडस्ट्री के घर की बहू थीं और दोनों ही अपने हस्बैंड्स के साथ बिजनेस मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स में काम करती थीं। एक तरफ जहां पूजा अपने पति विपुल के साथ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट और फैशन डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करती थी, वहीं दूसरी तरफ रितु अपने पति विभोर के साथ रूरल एरिया वाले एनजीओ बेस्ड और सोशल सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में उसकी मदद करती थी। एक दिन, पूजा, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि हमने एक बहुत बड़ा असाइनमेंट हासिल किया है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया तो हमारी ऐश ही ऐश होगी। तुम्हें पता है ये लोग स्कॉटलैंड के क्लाइंट्स हैं और ये इंडियन और यूके के कल्चर को फ्यूजन करके बहुत बड़ा रैंप वॉक ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। अरे वाह, दिस इज सो एक्साइटिंग। तो क्या हम इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, हम इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन उससे पहले वो लोग इंडिया आकर एक बार हमसे मीटिंग करना चाहते हैं। क्यों नहीं बेटा, तुम लोगों के पास टैलेंट की कमी नहीं है, तो तुम लोगों को इस प्रोजेक्ट को जरूर लेना चाहिए और इस बिजनेस मीटिंग में तुम अपने साथ में विभोर और रितु को भी शामिल करना। पूरा परिवार जिस समय आपस में बात कर रहा होता है तभी हेमलता जी की बहन सुष्मिता जी वहाँ मौजूद होती हैं और वो कहती हैं, हेमलता जी, ऐसे तो हमारे दोनों बेटे और दोनों बहुएं बहुत ही काबिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काबिल तो तुम्हारी बड़ी बहू रितु है, क्योंकि रितु विभोर के कदम से कदम मिलाकर जिस तरह उसकी सोशल सर्विस और एनजीओ के काम को बढ़ावा दे रही है, वो सच में काबिल तारीफ है। हाँ, तुम सही कह रही हो सुष्मिता, वाकई में मुझे बहुत ही काबिल बहुएं मिली हैं। आज पड़ोसी और रिश्तेदार सभी लोग रितु की ऐसी ही तारीफें किया करते थे। हालांकि पूजा भी कम टैलेंटेड नहीं थी, लेकिन रितु का काम सोशल सर्विस की वजह से ज्यादा नजरों में आता था, जिसकी वजह से अब पूजा को रितु से जलन होने लगती है। और एक बार जिस प्रोजेक्ट के लिए विपुल और पूजा तैयारी कर रहे थे, उसी प्रोजेक्ट के क्लाइंट आने वाले होते हैं और उसी टाइम पर रितु अपने एक एनजीओ के काम के सिलसिले में विभोर के साथ बाहर गई हुई होती है। पूजा बेटा, रितु एनजीओ की मीटिंग के सिलसिले में विभोर के साथ शहर से बाहर गई हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी भी अब तुम्हारे ऊपर है। हमारे विदेशी क्लाइंट्स आज ही शाम को आने वाले हैं और तुम सारी प्रिपरेशन कर लेना। मम्मी जी, आप एक बात बताओ कि मैं उनकी खातिरदारी की तैयारियां करूंगी या फिर अपनी प्रेजेंटेशन की? आप तो जानती हो कि इस प्रोजेक्ट में मैं और विपुल ही काम करने वाले हैं, तो इस समय पर तो रितु को घर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर हर बार इसी तरह चली जाए। पूजा जिस समय रितु के बारे में ये सब बातें कर रही होती है, उसी समय रितु अपने पति विभोर के साथ मीटिंग को खत्म करके घर आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। जिसके बाद, पूजा, तुम हमेशा ही ऐसे करती हो। तुम हमेशा मुझे सभी की नजरों में गलत बताना चाहती हो और आज तुम मुझे अपनी ससुराल में ही गिराना चाहती हो। तुम बचपन में भी मेरे साथ ऐसे ही करती थी। तुम्हें शायद याद होगा जब हम साथ में सिलाई सीखने के लिए जाते थे और सिलाई वाली आंटी ने हमारा पहला इम्तिहान लिया था और उसमें मेरी ड्रेस सुंदर बनी थी। तब भी तुमने खुद जीतने के चक्कर में मेरी ड्रेस पर कैंची से कटकर निशान बना दिया था। और वो कंपटीशन तो तुम्हें याद ही होगा जहाँ पर मुझे और तुम्हें साथ में स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन मैं गरीबी की वजह से नहीं जा पाई थी। वहाँ भी तुम्हारी ड्रेसेस से ज्यादा मेरी इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस की तारीफ हुई थी और तुमने वहाँ से आने के बाद मेरी सारी ड्रेसेस पर चाय गिराकर खराब कर दिया था। तुम्हें क्या लगता है ये सब मुझे पता नहीं है? मैं सब जानती थी, बस दोस्ती के नाते चुप थी। अच्छा, तो तुम अपने आप को ज्यादा होशियार समझती हो? तुम्हें लगता है कि हर बार तुम ही जीतती थी? तो चलो, जो हो जाए, कंपटीशन एक कंपटीशन रखते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। क्योंकि मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और तुम केवल गांव की एक मामूली सिलाई करने वाली औरत। हाँ, मैं मामूली सिलाई करने वाली हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी थी। पैसे ना होने की वजह से मैं डिजाइनिंग का कोर्स नहीं कर सकती थी। लेकिन तुम्हें बता दूं, जो कला होती है वो किसी के पैसे, किसी के एहसान की मोहताज नहीं होती है। तो फिर कंपटीशन से क्यों डरती हो? ठीक है, मैं इस कंपटीशन के लिए तैयार हूँ। रितु और पूजा जिस समय कंपटीशन की बात कर रही होती हैं, उसी समय वो फॉरेन क्लाइंट घर में आ जाते हैं और घर में आकर वो कंपटीशन की बात सुन लेते हैं। और तभी, यहाँ पर किसी कंपटीशन की बात हो रही थी, क्या मैंने कंपटीशन सुना? मिस्टर डिसूजा की आवाज सुनते ही सभी लोग एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं और उनकी खिदमत में लग जाते हैं।
मीटिंग डिस्कशन के दौरान वो बताते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा रैंप वॉक ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। उनकी बात सुनते ही अरे वाह, कंपटीशन! फिर तो इस कंपटीशन के लिए दो दो कैंडिडेट हमारे घर में ही मौजूद है। अरे वाह, क्या बात है, तो मजा ही आ जाएगा। क्या आप अपनी दोनों बहुओं की बात कर रही हैं? मैंने सुना है कि आपकी दोनों बहुएं भी डिजाइनर हैं। जी हाँ, ये दोनों ही अपनी लेवल पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े डिजाइन करती है, तो हम इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। मिस्टर डिसूजा हेमलता की बात से सहमत होते हैं और रैंप वॉक कंपटीशन में दोनों देवरानी जेठानी की सिली हुई ड्रेस ऑर्गेनाइज करने के बाद शुरू हो जाती है रैंप वॉक। रैंप वॉक के लिए ऋतु सभी तरह की डिजाइनर ट्रेडिशनल ड्रेसेस बनाती है, जो पुरानी साड़ियों और अलग अलग फैब्रिक से क्रिएट की जाती है, जिसमें भारत के 28 स्टेट्स का टच होता है। वहीं दूसरी तरफ पूजा फॉरेन स्टाइल की ड्रेस बनाती है और रैंप वॉक वाले दिन सभी लोग एक वेन्यू पर पहुंचते हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े डिजाइनर पहले से ही मौजूद होते हैं। रैंप वॉक शुरू होती है और एक एक करके सभी डिजाइनर अपनी ड्रेसेस का प्रदर्शन करते हैं। तभी पूजा की बारी आती है। पूजा बेटा, तुम किसी से कम नहीं हो, जाओ और अपनी ड्रेसेस का प्रदर्शन करो। हेमलता जी के कहने पर पूजा एक एक करके अपनी सभी मॉडल्स को भेजती हैं। उसने 10 तरह की अलग अलग ड्रेसेस बनाई हुई थी, जिसमें लगभग सभी डिजाइन मौजूद थे, जो बिल्कुल सेलिब्रिटी स्टाइल लग रही थी। उसकी ड्रेसेस देखने के बाद स्टेज पर सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। सभी को लगता है कि इस कंपटीशन को पूजा ही जीतेगी। लेकिन तभी अब हमारी लास्ट कंटेस्टेंट की बारी है, जो है मिस ऋतु। जैसे ही मिस्टर डिसूजा ऋतु का नाम अनाउंस करते हैं, ऋतु अपनी 10 मॉडल्स के साथ स्टेज पर पहुंचती है। उसकी मॉडल्स ने साड़ियों और अलग अलग फैब्रिक से बने हुए ड्रेसेस पहने थे। किसी ने राजस्थान का घाघरा चोली पहना था, तो किसी ने गुजरात की साड़ी। इसी तरह की अलग अलग ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ ऋतु की मॉडल्स रैंप वॉक करती हैं। और अब रिजल्ट का टाइम आता है। तो इस कंपटीशन में सभी ने अपना दमदार प्रदर्शन किया और सबसे ज्यादा बेस्ट ड्रेसेस जिसकी थी, वो अपने आप में एक कलाकार है। उसने हमारे विदेशी फैशन और भारतीय संस्कृति को जोड़कर एक बेजोड़ कला का प्रदर्शन किया है। इस रैंप वॉक कंपटीशन की विनर है मिस ऋतु। जैसे ही स्टेज पर ऋतु का नाम लिया जाता है, सभी के होश उड़ जाते हैं और सबसे ज्यादा पूजा हैरान होती है। पूजा गुस्से में वहां से जाने वाली होती है और दूसरी तरफ ऋतु स्टेज पर जाकर ट्रॉफी लेती है और माइक पकड़कर सबसे पहले पूजा का नाम अनाउंस करती है। पूजा रुको, अभी तुम कहीं भी मत जाओ। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं इस जीत की हकदार अकेली नहीं हूँ, बल्कि इस जीत का आधा क्रेडिट जाता है मेरी देवरानी और मेरी बचपन की पक्की सहेली पूजा को। क्योंकि अगर मैं सिलाई सीखकर यहाँ तक पहुँची हूँ तो केवल पूजा की बदौलत। बचपन में मेरे पास सिलाई सीखने के पैसे भी नहीं थे, तो पूजा ने ही मेरी मदद की थी। यही अपनी पॉकेट मनी से मेरी फीस देती थी और इसी को देखकर मुझे सिलाई सीखने की प्रेरणा भी मिली है। पूजा आओ, हम साथ में इस ट्रॉफी को लेंगे। ऋतु की बात सुनकर पूजा हैरान हो जाती है और सभी के कहने पर स्टेज पर जाती है, जहां जजेस पूजा और ऋतु दोनों को एक साथ ट्रॉफी देते हैं और पूजा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मुझे माफ कर दो ऋतु, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा और हमेशा तुमसे ऊंचा उठने की कोशिश की, लेकिन तुम तो सबसे ऊपर हो, रिश्ते में, पद में, ओहदे में और कला में भी। आई एम सॉरी। उस दिन पूजा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद ऋतु और पूजा न केवल देवरानी जेठानी बल्कि सहेलियां बन जाती हैं और अब वो दोनों न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल डिजाइनर के तौर पर भी फेमस हो जाती हैं। और जब भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई रैंप वॉक ऑर्गेनाइज होता है, तब सभी लोग कहते हैं कि रैंप वॉक पर गरीब दर्जी जेठानी और अमीर डिजाइनर देवरानी की ड्रेस ही फ्लॉन्ट होगी।